हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स नॉलेज। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024-25 सत्र का। ये है टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखते हैं कि विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो हम लोग बेसिक यूनिट में कितना 7 था। बेसिक यूनिट कौन कौन था आपका? मास था, लेंथ था, टाइम था, टेम्परेचर था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, फिर करेंट था। ये सब आपका बेसिक ये क्या बोलते हैं यूनिट है। और यहाँ पे देखिए आपका ए तो आपका बेसिक यूनिट है, लेकिन यहाँ नहीं है, बेसिक यूनिट नहीं है, वो पूछा है। दिख रहा है सी आपका जो है मोमेंटम पी इक्वल टू क्या होता है, एम भी होता है। ये दिख रहा है कि ये कैसा है, डिराइव्ड यूनिट है। आपका वेलोसिटी जो होता है डिराइव्ड यूनिट होता है, और वेलोसिटी से मिलकर ही मोमेंटम यहाँ बना है एम भी, और ये भी मोमेंटम सी ऑप्शन जो क्या है डिराइव्ड यूनिट है। सो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखना होगा कि आपका ऑप्शन सी ये जो है आपका सही होगा, ऑप्शन सी ये वाली आपका सही होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में 2 पे जाने पे दिखता है कि यहाँ पे लिखा है द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ। तो ये काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन है वो सब किसके बराबर है? तो सबसे पहले यहाँ छोटी सी बात है, अगर आप चाहे तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, लेकिन अगर ये सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हमको क्या की ज़रूरत होता है, उसका यूनिट का ज़रूरत होता है। तो वर्क और एनर्जी का क्या होता है, यूनिट सेम होता है, तो इसका डायमेंशन ही सेम हो सकता है। तो इसका ऑप्शन सी हो सकता है। और अगर आप निकालना चाहे दूसरे तरीके से, अगर आप निकालना चाहें तो फिर आप फोर्स का ये फोर्स का पहले सबसे पहले तो आप निकाल करके देखिए, डायमेंशन निकाल करके देखिए किसका, काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का जब आप डायमेंशन निकालने जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है आपका, हाफ एम भी स्क्वायर, हाफ एम भी स्क्वायर। अब यहाँ हाफ का कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन निकालने के लिए इसका एम और भी स्क्वायर यही मेरा काम देगा। अब एम का तो मेरा क्या होता है, एम होता है डायमेंशन, और भी का क्या होता है, LT-1 होता है। जो वेलोसिटी होता है उसका जो डायमेंशन LT-1 है, और इसका 2 हो जाएगा। यहाँ भी स्क्वायर है इसलिए 2 किए हैं। अब इसको आगे बढ़ाने पे, सॉल्व करने पे हमको क्या मिलता है, ML² और T का -2। तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी का। तो अब आप देखिए इसके बराबर किसका है। तो जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो फोर्स का तो क्या होता है, फोर्स का आपका होता है MLT-2, ये MLT-2 होता है। और प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर आपका होता है F/A होता है। तो F का आपका हो गया MLT-2 और इसके बट्टे में देखिएगा तो ए का होता है आपका एरिया का स्क्वायर, लेंथ थी, एरिया का स्क्वायर बोल रहे हैं, सॉरी, एरिया जो होता है लेंथ का स्क्वायर होता है। अब यहाँ से एक एल और एक एल कट जाएगा, तो ये बचेगा ML इन्वर्स और T-2 बचेगा, जो कि MLT-2 जो कि क्या किसके बराबर दिख रहा है, ML-1 T-2, ये भी नहीं है उसके बराबर। अब यहाँ जब देखना जाए तीसरा, हम सी का जब देखते हैं तो सी को जब देखते हैं तो हमको दिखाई देता है फोर्स, ये जो कार्य होता है
वो कार्य किसके बराबर होता है? कार्य जो बराबर होता है आपका वर्क जो बराबर होता है एफ एस के बराबर होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स का होता है MLT -2 और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इसका लेंथ होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? इसका ML² T -2 जो कि आपका काइनेटिक एनर्जी के बराबर आया। तो यहाँ पे हमको क्या दिखा कि वर्क का जो डायमेंशन जो है एनर्जी के बराबर है। अब इसी प्रकार अगर हम मोमेंटम में जाते हैं तो मोमेंटम का आपका इस प्रकार के आएगा। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू mv होता है। तो mv का मास m हो जाएगा और v का होता है LT -1। तो मोमेंटम का MLT -1 होगा जो कि एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का के बराबर नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। कार्य और एनर्जी का जो डायमेंशन बराबर है। अब नेक्स्ट चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिखता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है कि ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक कार का एक्सेलरेशन पूछ रहा है जिसका वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है 5 सेकेंड में। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि A इक्वल टू dv/dt। तो यहाँ भी आपका 30 मीटर पर सेकेंड है और टाइम आपका 5 सेकेंड है। तो 30/5 लिखिए। अच्छा चलिए इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। सॉल्यूशन बता रहे हैं इसका। जैसे कि आपका यहाँ पे देखिए क्या होता है? एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? dv/dt। अब यहाँ dv रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी आपका कितना दिया हुआ है? 30 और ये 5, तो ये क्या हो जाएगा? 6। अब यहाँ पे देखिए इसका मीटर पर सेकेंड पहले से यूनिट था और 1 सेकेंड यहाँ पे आया है। तो अब इसका यूनिट हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू मोशन विथ। तो एप्लीकेबल होता है तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन में एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू एन बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन व्हाट हैपन टू इट्स एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया जाता है तो इसका एक्सेलरेशन में क्या होता है? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। m मास है और a एक्सेलरेशन है। तो इसीलिए a इक्वल टू यहाँ से क्या मिला? F/m मिला। अब पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन में क्या होगा। तो एक्सेलरेशन में जो भी होगा ये टोटली डिपेंड करेगा कि उस ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स लग रहा है या फिर उस ऑब्जेक्ट का कितना मास है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा, ऑप्शन आपका डी होगा। कौन सा होगा, इसका डी होगा, क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन डी होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज। यहाँ पे दो वेक्टर का रिजल्टेंट के बारे में पूछ रहा है। तो दो वेक्टर मान के चलिए, ये ए है और ये बी है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इसका रिजल्टेंट यहाँ पे है। तो ये इसका कितना होगा। तो हम लोग वेक्टर में पढ़े थे कि रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर इस टाइप से आपका आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट हमको जानना है, तो यहाँ पे क्या कॉस थीटा आया है। तो कॉस थीटा को हमको क्या करना होगा, कॉस जहाँ भी आता है तो कॉस का मैक्सिमम कब होता है, जब वो 0 डिग्री होता है। तो कॉस 0 डिग्री यहाँ पे करेंगे तब क्या हो जाएगा, हमको मैक्सिमम 1 मिलेगा। तो कॉस 0 डिग्री यदि कॉस 0 को यदि कॉस थीटा को अगर मैक्सिमम लाना है यानी 1 लाना है तो कॉस 0 डिग्री लेना होगा। कॉस 0 डिग्री 1 होता है ना। कॉस 90 डिग्री नहीं लिख सकते हैं। अगर यही वाला मिनिमम चाहिए होता तो कॉस 90 डिग्री लेते हैं, जो कि कॉस 90 डिग्री कितना हो जाता, आपका 0 हो जाता। तो यहाँ मैक्सिमम का बात कर रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू 1 लेने के लिए कॉस 0 डिग्री लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये ख़त्म हो, ये 0 हो जाएगा। सॉरी ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर प्लस 2ab के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ तो सिर्फ पूछा है कि आपको डिग्री पूछ रहा था सिर्फ, तो डिग्री आपका यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज। तो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है डॉट प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, और वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखने के लिए सबसे पहले क्या पूछा है, यहाँ पे एंगल ऑफ मैक्सिमम रेंज पूछ रहा है। तो रेंज क्या होता है, तो रेंज में देखिए आप फोटो इस तरह से बनाते हैं। जब भी कोई वस्तु को यहाँ से फेंकते हैं तो ये एक मैक्सिमम हाइट तक जा कर के और फिर ये नीचे की ओर लौटने लगता है। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे भी इसका 0 होता है, और ये जो है ये डिस्टेंस जो है मैक्सिमम डिस्टेंस कवर बाई एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल आपका रेंज। और इसका जो आपका आर जो होता है ये यू साइन 2 थीटा, एक मिनट रुकिए, साइन, अच्छा सॉरी थोड़ा यहाँ मिट गया। तो चलिए फिर से देख रहे हैं कि रेंज क्या होता है। रेंज के लिए सबसे पहले हमको पहले क्वेश्चन तो देखना होगा। क्वेश्चन आपका, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहे हैं, और इसका जैसे इस तरह से है। सबसे पहले हम लोग यहाँ फिगर बनाएंगे कि रेंज होता क्या है। रेंज जब भी कोई वस्तु को ऐसे हो फेंका जाता है तो ये यहाँ पे ऐसे जा कर के यहाँ गिरता है। यहाँ पे इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाता है, और ये जो होता है आपका रेंज क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड
बाई एनी ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड रेंज। ये आर जो दिख रहा है ये आर ही रेंज है, और ये आर का जो होता है फॉर्मूला है आपका यू स्क्वायर साइन टू थीटा थीटा बटे जी। यहाँ पे u आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जब इसका वेलोसिटी जो था इनिशियल वेलोसिटी उसको u बोल रहे हैं, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और थीटा क्या है आपका, थीटा जो है ये एंगल बिटवीन, ये आपका थीटा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि ये जो रेंज जो मैक्सिमम कब होगा, ऐसा पूछ रहा है। तो रेंज मैक्सिमम तब होगा जब साइन टू थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी कि 1 होगा। और साइन टू थीटा का वैल्यू 1 लाना है तो हमको थीटा का वैल्यू कितना रखना होगा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखना होगा, तब ना साइन 90 डिग्री 1 होता है ना। तो साइन 90 लाने के लिए यहाँ पे 2 थीटा है, तो 2 इंटू 45 होगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो उसके बाद ये साइन टू थीटा जो है, साइन टू थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा। और जब इतना हो जाएगा तो रेंज कितना हो जाएगा, बचेगा आपका यू स्क्वायर बट्टे जी के बराबर, जो कि मैक्सिमम रेंज होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम रेंज होगा। यानी कि यहाँ पे हमको ऑप्शन आपको यहाँ पे इसका ऑप्शन से सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान इनमें से कौन सा जो क्वांटिटी है जो वो कांस्टेंट रहता है। तो हम लोग पढ़े थे, हम लोग देखे थे कि कौन कांस्टेंट रहता है, आपका जो वेलोसिटी जो है, देखिए यहाँ इधर ऊपर हॉरिजॉन्टल की ओर बढ़ते हैं तो वेलोसिटी बढ़ता जाता है, और एक टाइम बढ़ते बढ़ते यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे, ये क्या है मैक्सिमम हाइट है, यह भी इक्वल टू 0 होगा, और फिर से इधर से आपका जैसे जैसे नीचे आएगा ये बढ़ना शुरू करेगा। लेकिन वेलोसिटी इन आपका ये तो हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल में यहाँ पे आपका वर्टिकल में वेलोसिटी, ये जो आपका होता है वेलोसिटी आप एक मिनट किधर गया, ये आपका एक मिनट, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ऐसे इस तरह से बनाते हैं, इधर जो होता है एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं कांस्टेंट रहता है, और इधर इधर वेलोसिटी बढ़ते जाता है, और यहाँ भी इक्वल टू 0 होता है। तो इस प्रकार देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एफ इक्वल टू डी पी बटे डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉरी जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, एफ इक्वल टू डी पी बटे डी टी। अब क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका हो जाएगा इसका ए बॉल ऑफ मास एम स्टैक ए रिजिड वॉल विथ वेलोसिटी यू एंड रिबॉन्स विद द सेम स्पीड, द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाई द वॉल इज। तो इसका हो जाएगा आपका 2mu, इसका क्या हो जाएगा 2mu आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है, लुब्रिकेशन इज यूज टू, लुब्रिकेशन जो होता है, जैसे लुब्रिकेशन आपका ग्रीस हो गया, ऑयल्स हो गया वगैरह जो है, वो किस लिए यूज किया जाता है, इंक्रीज द फ्रिक्शन
डिक्रीज द फ्रिक्शन बोथ ए एंड बी नन ऑफ दी। तो लुब्रिकेशन किस लिए यूज किया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए यूज किया जाता है। तो टू डिक्रीज द फ्रिक्शन, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, डिक्रीज द फ्रिक्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास ए kg देन द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए एफ इक्वल टू एम ए पे आधारित एक क्वेश्चन है आपका। यहाँ एक्सीलरेशन पूछ रहा है तो एफ इक्वल टू एम ए होता है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बट्टे एम। अब यहाँ पे एफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका? 10 न्यूटन। और एम कितना दिया है? 1 kg। तो ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ये इसका बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 15 की ओर चलते हैं। तो 15 में क्या पूछ रहा है? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी के एंड मोमेंटम पी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास एम। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है आपका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर होता है। हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो हम लोग देखिए निकाल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम भी स्क्वायर। अब हमको इसमें क्या करना है? हाफ ऊपर नीचे दोनों में एम से ये कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है भी स्क्वायर, और ये इतना हो गया। यहाँ पे ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का एक ही मकसद था, क्योंकि यहाँ एम भी स्क्वायर पी जो होता है आपका एम भी के बराबर होता है। तो यहाँ एम भी स्क्वायर था, तो और एक एम को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते तो एम स्क्वायर भी स्क्वायर आ जाता, और ये क्या हो जाता? पी का स्क्वायर हो जाता, और ये 2m, यानी कि ई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बटे 2m। अब इसका ऑप्शन आपका कहाँ पे दिख रहा है? तो पी स्क्वायर बटे 2m आपका डी में दिख रहा है। ये देखिए ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आपका क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज ट्रिपल। कोई भी ऑब्जेक्ट का उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जब उसका जो वेलोसिटी जो है ट्रिपल कर दिया जाए। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर होता है। अब क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी को 3 गुना कर देते हैं, तो वेलोसिटी को 3 गुना कर देते हैं, 3 भी कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ एम और 9 भी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कितना आ जाएगा? 9 और हाफ एम भी स्क्वायर, यानी कि ये 9 गुना बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का 9 गुना बढ़ जाएगा, 9 गुना ज़्यादा होगा। तो फिर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि हॉर्स पावर जो है किसके बराबर है? 1 हॉर्स पावर जो है आपका 746 वाट के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 में, तो 18 में क्या है? किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ द फॉलोइंग। जो किलोवाट है वो किसकी यूनिट है? तो किलोवाट आपका एनर्जी का यूनिट है। किसका यूनिट है? एनर्जी का। ये किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में 19 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसलेटरी एनालॉग
ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस प्रकार से यहाँ एंगुलर और लीनियर में जैसे क्या होता है आपका एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते हैं, और वहाँ एंगुलर में एक्सेलरेशन को ओमेगा से डिनोट करते हैं। और फिर यहाँ पे तो उसी प्रकार यहाँ पे आपका जैसे कि यहाँ पे डिनोट करते हैं मास को एम से लीनियर में, और एंगुलर में उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं, यानी कि ये एनालॉग ऑफ मास हो जाएगा। ये ऑप्शन डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड लोकेटेड। कोई एक ऐसा यूनिफॉर्म रॉड है ना। देखिए यहाँ से दूसरे टाइप से लेते हैं। यहाँ पे चलिए कोई एक रॉड है, तो रॉड है तो उसका जो है सेंटर ऑफ मास कहाँ लाइव करेगा वो पूछ रहा है। तो ये मान के चलिए रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहता है, बीच में ही रहता है। कहाँ रहता है, इसके बीच में ही, सेंटर में ही रहता है। तो इसका सेंटर में ही सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा एट द मिड पॉइंट ऑफ रॉड। इसका बी हो जाएगा, सेंटर बोलो या मिड पॉइंट बोलो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर अबाउट इट्स डायमीटर। तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा ऑप्शन 2/5 mr स्क्वायर। ये सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये 2/5 mr स्क्वायर के बराबर होता है, इसके बराबर होता है। अब व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 22 में है व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो इसके वेलोसिटी किसी क्या होता है, इसके वेलोसिटी जो होता है किसी इसके वेलोसिटी वह मिनिमम वेलोसिटी होता है जिस वेलोसिटी पे किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकने पे वो कभी भी वापस धरती पे नहीं आता है। और ये इसका वैल्यू जो है, इसके वेलोसिटी भी ई जो है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह कभी भी रिटर्न पृथ्वी पे वापस नहीं आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ये अब 23 में। तो 23 में क्या बोल रहा है, इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट वेयर इज द सन लोकेटेड। एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन कहाँ लोकेट होता है, तो हम लोग पढ़े थे कहाँ पे लोकेट होता है, एट फोकाई माने कि बी पे। क्वेश्चन नंबर 24 में द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। हम लोग पढ़े हैं कि मून में यानी कि चंद्रमा में 1/6 जो होता है उसका वेट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मून में अगर किसी का 20 kg है, सॉरी अर्थ में 20 kg है उसका किसी वस्तु का वेट, तो मून में जाके 1/6 होगा ऑफ इट मास। तो ये हो जाएगा कितना केजी का होगा, 6 दूने 12 6 तिया 18 3.3 kg, यानी कि यही 20 kg वाला जो कितना का हो जाएगा 3.3 kg का हो जाएगा कहाँ पे, मून में जाके। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/6 माने कि ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोलता है, फॉर ए सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी इज। तो किसी भी सैटेलाइट के लिए जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है का रेशियो कितना होगा, तो इसका रेशियो हाफ होगा। इसका जो हाफ होगा। और एक मिनट, हाँ तो यहाँ पे हम लोग कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये हाँ
क्वेश्चन नंबर 25 का कर रहे थे और इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सैटेलाइट का रेशियो पूछ रहे थे। तो सबसे पहले देखिए जानते हैं सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। काइनेटिक एनर्जी आपका होता है, एक मिनट इधर, काइनेटिक एनर्जी आपका होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ जी एम बटे आर, और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है माइनस जी एम बटे आर होता है। अब ये दोनों का रेशियो, तो काइनेटिक एनर्जी बटे पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, ये जी एम बटे हाफ जी एम बटे आर, और ये यहाँ माइनस जी एम बटे आर, जी एम बटे आर, जी एम बटे आर ये कट जाएगा और इसका ऑप्शन क्या बचेगा, रेशियो बचेगा 1/2 बचेगा। यानी कि आपका यहाँ ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस इक्वल टू क्या था, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये क्या था, स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या था, स्ट्रेन इक्वल टू आपका था चेंज इन लेंथ टू दैट ऑफ ओरिजिनल लेंथ। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी ये सी होगा, इसका स्ट्रेस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 में, क्वेश्चन नंबर 27 में है आपका क्वेश्चन नंबर 27 में आपको क्या पूछ रहा है, सब्सटेंस विच कैन बी स्ट्रेच टू काउज लार्ज स्ट्रेन आर कॉल्ड इलास्टोमर। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलास्टोमर, इसका ऑप्शन हो जाएगा इलास्टोमर। इलास्टोमर, ये देखिए आपका इलास्टोमर हो जाएगा। ऐसे सब्सटेंस जिसका जो लार्ज स्ट्रेन होता है वो क्या कहलाता है, इलास्टोमर्स कहलाता है। 1 पॉइंट इक्वल टू 0.01 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है 28 का, यानी कि इसका ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 29 में क्या होता है, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फॉर फ्लूइड इन मोशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द, तो इसका हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 का है, ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज ब्रोकन इनटू 2 ड्रॉप, द सम ऑफ विच प्रॉपर्टी ऑफ 2 ड्रॉप इज इक्वल टू दैट ऑफ द सिंगल वन। तो हम लोग ड्रॉप वाला पढ़े थे कि उसमें क्या मतलब ये रहता है आपका वॉल्यूम जो होता है कांस्टेंट होता है। जैसे कि 6 ड्रॉप टूटा तो उसको बाद में 6 ड्रॉप मिल करके बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं तो उसका वॉल्यूम ऐड होता है। एक ड्रॉप का जो 6 ड्रॉप का जो बन करके बन रहा है तो आपका माने कि यहाँ पे वॉल्यूम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम। तो क्योंकि ये आपका आया है 31 में, क्वेश्चन नंबर 31 में एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर को दिखा रहा है। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर में क्या दिखता है, किसी भी चीज़ को गर्म करने पे वो हमेशा सॉरी किसी भी चीज़ को हमें जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता जाता है। लेकिन वाटर में, पानी में एक्सेप्शनल केस देखने को मिला। जब पानी में 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक
जब टेम्परेचर बढ़ाया गया तो देखा गया कि क्या होता है, वहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज किया, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में डिक्रीज किया। फिर वो स्टार्ट कर दिया उसको फॉलो करना 4 डिग्री के बाद, जब उसको फिर से टेम्परेचर बढ़ाया जाने लगा तब वो उसका वॉल्यूम बढ़ने लगा। तो ये उसका क्या हुआ, यहाँ क्या होता है, इसका 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में क्या होता है, डिक्रीज करता है उसका वॉल्यूम। उसके बाद 4 डिग्री के बाद बढ़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 में द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज 1। तो इसका क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद 33 में द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो किसको दिया था, कौन सा कॉन्सेप्ट को दिया था, तो टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को दिया था। टेम्परेचर जैसे शब्द वही जीरोथ लॉ के ये से ही आया है। अब क्वेश्चन नंबर 34 में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लीड्स टू। जो थर्मोडाइनमिक्स के फर्स्ट लॉ जो है वो लीड करता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि सी को लीड करता है। 35 में है एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आर इज क्या है, आर का वैल्यू क्या होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहीं से यूनिट आपको पता चल गया होगा कि इसका यूनिट क्या होता है, जूल पर मोल पर केल्विन। अब जूल पर मोल पर केल्विन कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 36 में, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है, इन मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़े थे। डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या है, जिसको एफ से डिनोट करते हैं, एफ इक्वल टू 3n माइनस आर था। और मोनो एटॉमिक गैस के लिए ये 3 था और डाया के लिए क्या था, 5 था। तो यहाँ मोनो का पूछा है तो ये इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर 37 में व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम दैट कंप्लीट 10 ऑसिलेशन इन 20 सेकेंड। तो यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड यहाँ पूछ रहा है आपका टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम दैट कंप्लीट 10 ऑसिलेशन इन 20 सेकेंड। यहाँ आपको पूछ रहा है कि एक पेंडुलम है जो कि 10 ऑसिलेशन एक पेंडुलम है और ये 10 ऑसिलेशन पूरा करता है, 10 ऑसिलेशन पूरा करता है कितना में, 20 सेकेंड में। तो हमको टाइम पीरियड निकालना है, यानी कि 1 सेकेंड निकालना है। तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, 20/10, यानी कि कितना हो रहा है 1 सेकेंड, 1 आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1 ये के लिए 2 सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ है 38 में, 38 में क्या हो जाएगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है, हर्ज होता है। क्या होता है, हर्ज भी होता है, सीपीएस भी होता है। सीपीएस यानी कि सर्कल पर सेकेंड होता है, फिर पर सेकेंड भी होता है। पर सेकेंड इसलिए होता है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, तो पर सेकेंड ये आपका मिल गया। उसके बाद आपका आता है 39 में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल कौन है, तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल आपका लाइट वेव होता है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 में। तो क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहा है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज इन ए वेव इज कॉल्ड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ये एम्पलीट्यूड होगा। क्या होगा, एम्पलीट्यूड। हम लोग जब एम्पलीट्यूड का पढ़े होंगे तो उसका क्या होता है डेफिनेशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मिड पॉइंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो इसका हो जाएगा आपका बी। तो आज के लिए
जो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो के लिए आप बने रहिए। टाटा बाय बाय।